हेलो एवरीवन, आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताओ, आप लोगों को सुबह कितने बजे उठते हो? 4:30 4:30? 6 a.m. 7 a.m. 7 AM। और कुछ? 7 a.m. 4:30 to 6. 4:30 उठो, जब भी उठो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ क्लास मॉर्निंग पे लेंगे, ठीक है, आज से नेक्स्ट से। तो Morning में? प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अगर No, sir. 7 से No, 8:30 sir. बजे तक, 9 बजे तक। नो सर। No, सर sir. कितने बजे से स्टार्ट होगी? सुबह में कितना 7 ठीक है? बजे से 9 बजे, बस 8:30 बजे तक। अगर आप लोगों का कॉलेज है तो 8:30 बजे तक लेंगे, 9 बजे तक। सर 9 बजे से कॉलेज रहता है सर। सर खाली 8:30 एमसीक्यू या सब्जेक्ट की होगी? 8:30 तक कर लेंगे, ठीक है। यस सर। 7 to Yes. 8:30। Yes, sir. सो लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर के बारे में बताया था, कंडक्टर को कुछ प्रॉपर्टीज था। सो वन बाय वन बताओ कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था कंडक्टर का? ये था फर्स्ट प्रॉपर्टीज। Yes, अगर sir. हम कंडक्टर के अंदर कुछ भी एक्सटर्नल चार्ज पुट करें, वो चार्ज हमेशा कहाँ पर लाई करना चाहिए? सरफेस। Surface के ऊपर. आउटर सरफेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब चार्ज अगर आउटर सरफेस में आ जाए तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। Zero. एंड ऑल्सो अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर सरफेस में चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है कि हमेशा अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने चाहेंगे? Zero. ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है, तो जिसके वजह से देखो इस साइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट बराबर है, बट इन साइड पे, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज। तो इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट होंगे, और ये जो चार्ज सेपरेशन है तब तक चलते रहेंगे जब तक इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब इक्वल होंगे, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। Zero. अब देखो यहाँ पर इस मैंने लाइन के कुछ ऐसी बैंड किया हो ना, आप जानते हो कि ऐसी बैंड क्यों कराया गया है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए? हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जिसके वजह से देखो ये वाला लाइन तो सेंटर से पास होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है। लेकिन ये वाला लाइन ऐसे ही पास होता अगर यहाँ पे कंडक्टर ना रहता तो। लेकिन इस सरफेस के साथ नॉर्मल होने के लिए इसको क्या, इस बराबर देखो बैंड हो गया, तो अगर हम इस लाइन को ऐड करें तो इस सेंटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बैंड हुए यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज क्या था कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो सरफेस क्या होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल, Potential surface. है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सरफेस के ऊपर इनसाइड अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे? कांस्टेंट होगा। और अगर किसी भी कांस्टेंट सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के मतलब इस कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज रहे तो आउटर सरफेस में रहेंगे, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटसाइड पे ही होगा। सो कंडक्टर का जस्ट आउटसाइड पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर हमेशा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा सरफेस के साथ नॉर्मल, नॉट आउटवर्ड। क्या बोलोगे? नॉर्मल। आउटवर्ड इनवर्ड डिपेंड करता है कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होंगे। सो बेटर हो क्या बोलोगे? इट्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर हमें आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस पता है तो उसके बाद हमने डिराइव करके देखा था किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो? सिग्मा हो, तो उस कंडक्टर का जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। मतलब लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। उसके बाद क्या बोला गया था कि अगर कंडक्टर के अंदर हमने कैविटी बनाए और उस कैविटी के अंदर अगर हम कुछ भी चार्ज ना रखें, ठीक है, तब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होंगे। चाहे हम इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से क्या होंगे कि ऑलरेडी हमने सेकंड प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि कंडक्टर को जब भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, कंडक्टर इटसेल्फ क्या करेंगे? उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं इनसाइड पे ना, पेनिट्रेट करने नहीं देते अंदर। सो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए तब भी यहाँ पर क्या होंगे? कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होंगे। सर थोड़ा कैविटी के अंदर चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, मतलब एक चार्ज ना रखें, और क्या है, अगर हम इस
विथ मतलब एक कंडक्टर और इसके अंदर एक कैविटी है, ऐसे अगर हम कैविटी कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया था कि इसका 2 पार्ट था कि कैविटी जो बनाया हमने उस कैविटी अगर चार्ज फ्री हो तब क्या होंगे और कैविटी के अंदर अगर चार्ज हो तब क्या होंगे। सो कैविटी के अंदर अगर चार्ज हो तब क्या होना चाहिए। सर वो 5th पॉइंट थोड़ा दिखा दीजिए ना सर पीछे। लास्ट क्लास में तो बताया गया था सारे आपको। सर थोड़ा मिस हो गया था लास्ट क्लास मेरा। हाँ जल्दी करो। सर कितना दिन तक मॉर्निंग में क्लास चलेगा? कितना दिन तक, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सर एक बार यस सर, प्रॉब्लम है सर मॉर्निंग में। कितना प्रॉब्लम है, मतलब क्यों प्रॉब्लम है, सुबह सर उठना नहीं चाहते हो? नो सर, मॉर्निंग में ट्यूशन पढ़ाते हैं सर 10-11 बजे तक, उसके बाद कॉलेज जाते हैं। 10-11 बजे से पढ़ाते हो ना? 10-11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, उसके बाद फिर कॉलेज जाते हैं। कब से 10, कब किस टाइम पे पढ़ाते हो आप? सुबह 7 से लेकर के 10:30। 7 से लेकर 10:30 तो हो गया आपका। सर एक बार नेक्स्ट और किसी का कोई प्रॉब्लम है सुबह में? नो सर, सही नो टाइम सर। चलो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लो। हाँ ओके सर। डन। सर। अब डेली 3 क्लासेस चलेगी जब मॉर्निंग क्लास लेंगे तो? 3 क्लास होंगे, मतलब एटलीस्ट 3 क्लास लेंगे, ठीक है, हर वीक में। सैटरडे संडे भी होंगे साथ में, जो वीकेंड डेज में मंडे टू फ्राइडे उसके बीच में 3 क्लास लेंगे मॉर्निंग पे। सो ये मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने यहाँ पर एक कैविटी बना दिया है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि कैविटी के अंदर अगर कोई भी चार्ज ना रखें तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे 0। अब अगर इस कैविटी के अंदर हमने कुछ एक्सटर्नल चार्ज रखा है, यहाँ पे ये मान लीजिए कैविटी है और इस कैविटी के सेंटर पे अगर हम चार्ज रखें यहाँ पे, सो कैविटी मीन्स इट विल बी अप्लाइड एज अ फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस में अगर हम पॉइंट चार्ज रखें तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, तो जिसके वजह से ये फील्ड कहाँ पर होंगे, कंडक्टिंग कैविटी जो है कैविटी सरफेस में ही जाके क्या हो जाना चाहिए, इंड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कैविटी सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, -Q। माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। सो जितना चार्ज यहाँ से जनरेट हुए यही चार्ज यहाँ पर जाके इंड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये माइनस सिग्मा यहाँ पर इंड्यूस होंगे। अब देखो ये तो कंडक्टर से बाहर है चार्ज और ये कंडक्टिंग साइड मतलब कंडक्टिंग मीडियम के अंदर चार्ज इंड्यूस हुए, तो इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा और इस पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर इंड्यूस होंगे, कंडक्टर का आउटर साइड पे यहाँ पे। ठीक है, सो आप देखो कैविटी के अंदर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सो अगर हम कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज रखें यहाँ पे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity क्या होना चाहिए, E इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट R²। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे। एंड ये जो कंडक्टिंग मीडियम है, इस कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, 0। लेकिन फिर से देखो कंडक्टिंग का आउटसाइड पे अगर ये जो सरफेस है, सरफेस अगर से रेगुलर सरफेस हो, ठीक है, कंडक्टर का आउटर सरफेस अगर रेगुलर सरफेस हो, रेगुलर शेप हो, तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर हम आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें, सो यहाँ पर देखोगे क्या होंगे, ये वाला चार्ज का जो भी इफेक्ट है वो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक कंडक्टिंग मीडियम है, सब इसके वजह से आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या हम गाउस लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यस सर। यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर ये हम गाउस लॉ बनाए, गाउसियन सरफेस बनाए और ये हमारा रेडियस r हो, तो इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे तब, 0।
जीरो नहीं होंगे। देखो क्या होंगे इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज, तो टोटल इनक्लोज चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आएंगे प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और इस प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिसकी वजह से स्फीयर का सेंटर से अगर ये डिस्टेंस आर हो, ठीक है, यहाँ पर कैविटी का सेंटर, स्फीयर का सेंटर एक पॉइंट पे हो गया, अदरवाइज ये जो डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं इन जनरल, स्फीयर का सेंटर से, स्फीयर का सेंटर से डिस्टेंस अगर आर हो, तो इस केस में हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे अगेन, टोटल इनक्लोज चार्ज होंगे, देखो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आउटसाइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही चेंज होगा, इस तरीके से वेरी करेंगे। सर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कैविटी का इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा या फिर आउटर सरफेस पे? कैविटी का इनर सरफेस में कंडक्टिंग मीडियम पे होंगे ना। सर और आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा? नहीं, मतलब इस सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएंगे सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड आके यहीं पर ही खत्म हो जाए। अब क्या है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होंगे, है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए किसके वजह से हुए, जब हमने यहाँ पर एक्सटर्नल चार्ज रखे यहाँ पे, तो इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, और जो पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करे होंगे, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस में आ गया और नेगेटिव चार्ज इस कैविटी के सरफेस में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो चार्ज का मोशन हुए तो किसके वजह से हुए, यहाँ पर जो चार्ज रखे गए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर इस चार्ज इस इनर सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, इनर सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे, तो इसके वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरेट होगा, उस सरफेस चार्ज डेंसिटी दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है, एक तो क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल रखा गया इस चार्ज पार्टिकल का पोजीशन, सेकंड क्या है, इस कैविटी का जो शेप है उस शेप के ऊपर डिपेंड करता है। सो अदर वे आप बोल सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल से जो भी कैविटी है उस कैविटी का सरफेस का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर के चार्ज पार्टिकल से इस कैविटी के सरफेस का हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो, तब उस केस में जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होंगे उस चार्ज का नेचर क्या होंगे, यूनिफॉर्म होगा, हर पॉइंट पे सेम होंगे। लेकिन अगर इस चार्ज जिस पॉइंट पे रखा गया कैविटी के अंदर, इस चार्ज से इस कैविटी का जो सरफेस का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो, तो जहाँ पे डिस्टेंस कम होंगे जिस पॉइंट पे ना चार्ज यहाँ पे रखा गया, यहाँ से अगर कैविटी का डिस्टेंस कम हो, तो इस रीजन पे इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, आर अगर कम हो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसके वजह से उस साइड पे क्या होंगे, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल सा ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस चार्ज का नेचर मतलब यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक लाइन पे लिखना चाहोगे तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड सरफेस ऑफ द कैविटी। अगर पॉइंट चार्ज से उस सरफेस का कैविटी डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम हो, तब क्या होंगे, वो यूनिफॉर्म होगा, और अगर सेम ना हो तब क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद इस आउटर सरफेस में चार्ज क्या होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं दो केसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए एक सॉलिड कंडक्टर है और इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी, और स्फेरिकल कैविटी के एग्जैक्टली सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज रखा गया है Q, और ये मान लीजिए कंडक्टर का रेडियस है, सॉरी सेंटर है यहाँ पे, और ये कैविटी का सेंटर है। तो कैविटी का सेंटर पे अगर हम Q चार्ज रखें, तो इस केस में बताओ कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे, तो इस इंड्यूस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म क्यों होंगे, क्योंकि ये जो सेंटर पे रखा गया है और ये स्फेरिकल कैविटी है, तो इस सेंटर से इस सरफेस का हर पॉइंट का डिस्टेंस देखो क्या होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो अगर सेम हो तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू सेम होंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होंगे इस इंड्यूस चार्ज का नेचर क्या होंगे, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म होंगे। एंड टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस माइनस Q।
सो अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर अप्लाइड हो तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर आएंगे, कंडक्टर का इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। पर हम लोग इधर कंडक्टर का दो सरफेसेस क्यों नहीं मार रहे कि अंदर का एक सरफेस है तो उधर माइनस आएगा, बाहर के सरफेस पे प्लस, ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? भाई ये कंडक्टर ये है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है ना, ये सॉलिड कंडक्टर है। ओके सर। अगर ये हॉलो होता तब यहाँ पे इस साइड पे दो सरफेस दिखाई देता हमें, है ना। यस सर। हाँ, सो सेकंड केस क्या है कि आप ये जो हमने कैविटी बनाया, इस कैविटी चार्ज को हम एग्जैक्टली सेंटर पे ना क्या अगर हम थोड़े से शिफ्ट कर देते हैं तो उस केस में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, चार्ज कैसे इंड्यूस होंगे। सो अगेन मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर एक यहाँ पर स्फेरिकल कैविटी है, एंड इस केस में ये मान लीजिए स्फेरिकल कैविटी का सेंटर है। अब चार्ज जो रखा गया एग्जैक्टली सेंटर पे ना रख के मान लो सेंटर से हमने इस बराबर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर चार्ज रख दिया आप, ठीक है। चार्ज को हमने कहाँ पर शिफ्ट किया, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो चार्ज अगर यहाँ पर हो तो क्या इस पॉइंट से कैविटी का सरफेस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम है? नॉन यूनिफॉर्म होगा सर। सेम नहीं है, हर पॉइंट का डिस्टेंस Yes. है ना। तो अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो देखो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखें, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर होंगे? हम अपर इसका साइड नाम दे देते हैं, सही ए बी सी 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहाँ पर होंगे? ए ए पे, पे। यहाँ पर बी पे, उसके उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, सी में सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे इस चार्ज की वजह से, यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा है इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो सरफेस के ऊपर अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यस तो उसके वजह से क्या होंगे, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो यहाँ पे किस साइड पे मैक्सिमम होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी भी क्या होंगे, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस आपका मिनिमम है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगे, एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होंगे आपका, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रहे थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी देखो, फील्ड लाइन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इस साइड पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगे तो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो फील्ड लाइन इस तरीके से बैंड होके इधर फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तब। ऐसे फील्ड लाइन डेंसिटी जनरेट होंगे, ठीक है। सो इस रीजन पे देखो फील्ड लाइन डेंसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड लाइन डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, फील्ड लाइन डेंसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी भी ज़्यादा होंगे यहाँ पे। सो इस केस में जो इंड्यूस चार्ज होगा, इस इंड्यूस चार्ज का नेचर क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। एंड आउटर सरफेस में जो भी चार्ज होंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। सो इन दोनों फिगर से हमें क्या समझे कि अगर कैविटी जिस पॉइंट पे चार्ज रखा गया उस पॉइंट से कैविटी का सरफेस का डिस्टेंस अगर सेम हो तो उस केस में कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। और अगर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो तो उस केस में क्या होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। सर जो पहला वाला केस है, हाँ हाँ, सर इसमें जो आउटर सरफेस है इस पे नॉन यूनिफॉर्म बनेगा? नहीं उसके बारे में हमें बताएंगे, जो आपको बताएगा ये पहले समझ में आया कि नहीं बताओ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यूनिफॉर्म, और इस केस में क्या होंगे, सिग्मा का वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है।
सो ये दोनों के समझ में आया। तो कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होता है किसके वजह से होता है? जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल चार्ज रखा है कैविटी के अंदर, उस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे उस चार्ज की वजह से ही होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होंगे। यस ठीक है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैविटी सरफेस के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म हो तो इस केस में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो भी क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे। सो इस नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होंगे कि चार्ज से कैविटी सरफेस का डिस्टेंस अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिस्टेंस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म होंगे, तो जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो ये हुआ है। अब देखो कंडक्टर का जो आउटर सरफेस में चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, कंडक्टर का आउटर सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से होंगे? वो एक्चुअली देखो इसका जो भी इफेक्ट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहीं पर आके खत्म हो गया, यस है ना। सो आउटर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो एक्चुअली कंडक्टर का शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर? कंडक्टर का शेप के ऊपर। अगर कंडक्टर का जो शेप है, मतलब इस वाला कंडक्टर का जो टोटल आउटर शेप है, आउटर साइड, आउटर सरफेस का जो शेप है, इस शेप अगर रेगुलर हो, शेप रेगुलर मतलब जैसे एक स्फीयर है रेगुलर शेप है, एक सिलेंडर है रेगुलर शेप है, लेकिन क्या ये रेगुलर शेप है? ये रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है। सो अगर ऐसी रेगुलर शेप हो तो उस केस में क्या होंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस में हमेशा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर इरेगुलर हो तो उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है। सो आउटर सरफेस में जो चार्ज है, कंडक्टर का जो आउटर सरफेस में चार्ज है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? शेप ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। So surface charge distribution on the outer surface of a conductor depends on shape of the outer surface। ठीक है। सो कंडक्टर का आउटर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द आउटर सरफेस। कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है उसका शेप के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो किस तरीके से डिपेंड करता है कि अगर शेप जो है वो अगर रेगुलर हो, ठीक है, ये जो शेप है इस शेप अगर रेगुलर हो तब उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। एंड अगर इरेगुलर हो तो चार्ज क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे। सर सेंटर के डिस्टेंस से भी तो डिपेंड करता है ना? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। कैविटी के पोजीशन, कैविटी के इन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, तो जिसके वजह से यूनिफॉर्म होगा। लेकिन कंडक्टर का आउटसाइड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इसलिए होता है क्योंकि सेम काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो जिसके वजह से वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे मूव होने चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे मूव होने चाहेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होंगे अगर ये रेगुलर शेप हो, तो यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तभी उन पे क्या होंगे? मैक्सिमम होगा। सर लेकिन इसमें वहाँ पे जो कैविटी है, कैविटी के अंदर जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो सिर्फ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो चार्ज रखा गया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखो हर पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म था, है ना, सेम था, तो जिसके वजह से यूनिफॉर्म हुआ। यहाँ पर चार्ज को हमने सेंटर से शिफ्ट कर दिया तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है। और इस आउटर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस आउटर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो कंडक्टर का आउटर सरफेस का शेप के ऊपर। सर इधर इस इलेक्ट्रिक लॉजिक क्यों नहीं आता कि वहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, डिस्टेंस का वो क्यों नहीं आता? कोई नहीं आएंगे उसमें, ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहीं पर शील्ड आउट हो गया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0। 0
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है। Zero. सो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है एट इक्विलिब्रियम पे आके क्या होंगे, इसके इफेक्ट यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अगेन क्या करने चाहेंगे कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है, तो उस हिसाब से वो यूनिफॉर्म है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अगर रेगुलर शेप हो तो उस केस में क्या होंगे, यूनिफॉर्म हो जाएगा, और इरेगुलर होंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो आउटर सरफेस में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आउटर शेप के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस तरीके से डिपेंड करेगा वो नेक्स्ट पेज में देख लो कि इफ द शेप इज regular, if the shape is regular, then charge density will be uniform. ठीक है, charge density uniform, and if the shape is irregular, then surface charge, the charge density will be non-uniform. ठीक है, तो अगर रेगुलर शेप हो तब यूनिफॉर्म होगा, अगर इरेगुलर हो तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, इसका एक पिक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमें याद रहे हमेशा। कि मान लो से यहाँ पर एक कैविटी है और अब एक कंडक्टिंग सरफेस कुछ ऐसी है, बस सिंपली एक इस टाइप का एक शेप है। ठीक है, सो ये दो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर भी एक कैविटी है, इसके अंदर भी एक कैविटी है। सो यहाँ पर अगर हम कुछ चार्ज रख देते हैं तो इस केस में क्या होंगे, अगर सेंटर पे चार्ज रखे तो यहाँ पर क्या होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्यू चार्ज हो तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होंगे, और आउटर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज। बट ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा, देखो आप इस यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है शेप यूनिफॉर्म है क्या, रेगुलर शेप है क्या, नो सर इरेगुलर। लेकिन ये जो है ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है तो रेगुलर शेप है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर सेंटर पे से क्यू चार्ज रखें तो यहाँ पर होंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर भी क्या होंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। बट इस केस में क्या होंगे, इस केस में जो चार्ज टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्यू होंगे, बट यहाँ पर जो आउटर सरफेस में चार्ज इंड्यूस होगा उस चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आउटर सरफेस का शेप के ऊपर। सो यहाँ पर देखो आउटर सरफेस का शेप जो रेगुलर नहीं है, सो यहाँ पर भी एक थ्योरी बताया जाता है कि देखो अगर हम इस कंडक्टर का सेंटर से डिस्टेंस देखें, है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा क्या, नो सर सेम नहीं होंगे। एंड कंडक्टर फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, यस सर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। तो अगर हम एक इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहाँ पर लेके आए और इनफाइनाइट से इस साइड से अगर हम यहाँ पर लेके आए तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है ना? ऊपर वाला तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या होंगे, कम होगा यहाँ कम पे। होगा कम हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल ये डिस्टेंस कम है यहाँ पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होंगे, ज्यादा ज़्यादा होंगे। बट कंडक्टर फॉर्म क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस
सो कंडक्टर अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर्म करता है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। सो क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल वो इंक्रीज करने चाहेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करने चाहेंगे। यस सर तो कैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे कंडक्टर। ठीक है, इटसेल्फ वो ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो कंपेयर टू दिस साइड, तब इस केस में देखो क्या होंगे, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन चार्ज भी ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या होंगे, ज़्यादा ही होगा। यहाँ से डिस्टेंस कम है लेकिन चार्ज भी कम है तो इस केस में पोटेंशियल कम होंगे। वो दोनों को एडजस्ट करके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो एक तो ये बता सकते हो। दूसरा क्या है, इसे मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर कर्वेचर ज़्यादा होते हैं, और कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा ना। हाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे। जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होंगे वहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होगा। एंड जहाँ पे कर्वेचर क्या है, कम हो, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, कर्वेचर ज़्यादा का मतलब क्या है, वो ब्रॉडली Radius बैंड होगा ना, ब्रॉडली बैंड होंगे। अगर ऐसी दो शेप हम देखें, एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो किसके कर्वेचर ज़्यादा है, जो क्विकली बैंड होता है जिस रीजन पे। ठीक है, जैसे इस रीजन पे देखो, इसका बैंड विड्थ और इसका बैंड विड्थ, दोनों में से बैंड विड्थ किसका कम होगा, इनर वाला का। ये इधर हाँ, होगा तो ये क्विकली बैंड हो रहा है और ये फैला हुआ है ना इस रीजन पे। तो इस केस में इसका रेडियस, इसका कर्वेचर ज़्यादा होंगे, इसका कर्वेचर कम होगा। सो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होंगे उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एंड जहाँ पे कर्वेचर कम है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एंड अगर रेगुलर हो तो हर पॉइंट पे कर्वेचर भी सेम होगा, तो जिसके वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, सो ये दो पॉइंट क्लियर है कि कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और कंडक्टर का आउटर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। हाँ, कैविटी का शेप पर डिपेंड नहीं करता है सर? क्या? कैविटी का शेप अगर इरेगुलर हो तो? कैविटी के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैविटी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ यहीं पर ही सील्ड आउट होता है, बार बार बता रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर ही खत्म हो जाएगा ना। यस सर। तो अगर वो यहीं पर ही खत्म हो जाए तो यहाँ पर जो चार्ज है उसे देखेगा ही नहीं। ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब एक मैं सरफेस बना रहा हूँ, आप बताओ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो किसी का बैकग्राउंड पे म्यूजिक तो नहीं बज रहा है ना, नहीं सर। बाहर से आ रहे होंगे गाना। मान लीजिए एक कंडक्टर है और यहाँ पर एक कैविटी है, और इस कैविटी का सेंटर पे चार्ज रखा गया Q, और इसके बाद ये जो है सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, ये पोर्शन सॉलिड कंडक्टर है। तो आप बताओ इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे। पहले कैविटी सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सही यूनिफॉर्म होगा यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा सर, नॉन क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्टेंस अलग अलग है। सर वो देखो क्या यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस हर पॉइंट का सेम है क्या, कैविटी सरफेस का नो सर। सेम दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होंगे, तो इस केस में क्या होंगे, कैविटी सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे इसका टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखा है तो, अच्छा अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया सब में प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू कर दो, तब क्या होंगे, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस। प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होंगे। कहाँ पर होंगे, यहाँ पे आउटर कैविटी सरफेस सरफेस में। बट यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस रीजन पे ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा होगा। हाँ, तो किस रीजन पे ज़्यादा होना चाहिए, क्यू के जो नजदीक है सर, उसके जस्ट ऊपर है। यस सर।
तो यहाँ पर कैविटी सरफेस से जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से अगर हम कैविटी सरफेस का डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस देखें, सरफेस का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ज़्यादा होंगे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कम है, सो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होंगे नॉन यूनिफॉर्म होंगे। अब आउटर सरफेस में जो कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए इस केस में? माइनस क्यू माइनस Plus क्यू। Q। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? माइनस क्यू नॉन इनफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे जो शेप है, शेप कैसी है? नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, इरेगुलर शेप है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए? कर्वेचर जाता है। कर्वेचर ज्यादा। सर माइनस होगा ना? यस तो ऐसे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर होंगे नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आया सर, कर्वेचर पे क्यों डिपेंड कर रहा है? हाँ, शेप आउटर सरफेस में जो है सरफेस का नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सरफेस अगर रेगुलर हो तभी वो रेगुलर होंगे, और सरफेस अगर इरेगुलर हो तब वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे। आप मान लीजिए कैविटी नहीं बनाई गया है, कोई भी एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर ऐसे, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और एक कुछ इस टाइप का कंडक्टर है, इस टाइप का कंडक्टर है। तो यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल क्यू चार्ज दे यहाँ पे कंडक्टर में, या अगर एक्सटर्नल क्यू चार्ज दे तो ये चार्ज भी कहाँ पर होना चाहिए? सरफेस पे आउटर सरफेस में। तो इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे? अगेन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटर सरफेस का शेप कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और सेकंड केस में क्या होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे, यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होंगे, ठीक है। सो कैविटी के अंदर अगर हम कुछ चार्ज रखें, कैविटी के अंदर कैसी चार्ज इंड्यूस होंगे ये भी हमें पता है, आउटर सरफेस में कैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये भी हमें पता है। कंडक्टर का और एक छोटा सा प्रॉपर्टीज होता है, वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट पे जो क्वेश्चन है उन सारे हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करके, जितने प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे प्रॉपर्टीज देखोगे आप जब असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी बेसिस पे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से ध्यान रखो। तो प्रॉपर्टीज नंबर कितना होना चाहिए? 8 और 7? 9 सर। 9 7 6 का ए और बी था, तो आप हो जाएगा 7। तो अभी हमने बोला कि देखो अगर कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर हो, मान लेते हैं, अगर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हम कुछ भी एक्सटर्नल चार्ज थे, वो चार्ज हमेशा कहाँ पर लाई करेंगे? चार्ज कहाँ पर आता है? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में क्यों होता है चार्ज? क्योंकि जो भी हम एक्सिस चार्ज देंगे है ना इस कंडक्टर के अंदर, वो फ्रीली मूव कर सकता है कंडक्टर के अंदर। अगर वो फ्रीली मूव करेंगे, सेम काइंड ऑफ चार्ज है, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज क्या करना चाहेंगे? हमेशा एक दूसरे को रिपल्स करना चाहेंगे। सो जिसके वजह से क्या होंगे, वो एक दूसरे चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहेंगे, तो इसके वजह से क्या होंगे? सरफेस में ऊपर आ जाएंगे। बट अगर सरफेस के ऊपर आने के बाद भी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा ना स्टिल, यस सर ऐसे तो नहीं कि वेनिश हो जाएंगे। तो अगर इस रिपल्सिव फोर्स रहे तो एक दूसरे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो मान लीजिए एक आर्बिटर ऐसे शेप था, ठीक है, और उसके बाद अगर हमने इसको से कुछ चार्ज दे दिया तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होंगे? इसका जो शेप है जहाँ पर कंप्रेस है उस रीजन क्या होना चाहिए? एक्सपांड होने चाहिए, यस सर है ना। यहाँ पर एक्सपांड होने चाहिए, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो एक्सपांड होते होते क्या होंगे? एक टाइम पे ऐसे रेगुलर शेप में आ जाएंगे। तो अब एक्सपांड क्यों हो रहा था? क्योंकि अदर पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे,
है ना। सो अदर पोर्शन अगर इस पोर्शन के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करें तो डेफिनेटली क्या होंगे कि इस फोर्स की वजह से इसका एक्सपेंशन होंगे। तो सेम वे जो आप ये शेप बन गया, स्टिल अदर पोर्शन किसी भी एक पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे इस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इतना पोर्शन अगर हम कंसिडर कर लें तो यहाँ पर जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर फोर्स, रिमेनिंग जो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से कुछ फोर्स होगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स। यस सर। इस फोर्स की वजह से हम देखेंगे क्या, इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी हमने किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखता है तो आउटवर्ड डायरेक्शंस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो व नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज सेम काइंड ऑफ चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करने चाहेंगे। तो जिसकी वजह से इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज कंडक्टर के चाहे हम पॉजिटिव पे और नेगेटिव एक्सिस चार्ज, वो हमेशा क्या होंगे आउटवर्ड डायरेक्शन पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो इस प्रेशर का वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। सिंस यहाँ पर स्टैटिक चार्ज की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है तो इसलिए हम इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये लिखो क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर on the surface of a charge carrying conductor. ठीक है, चार्ज करिंग कंडक्टर हम देखना है। सो इसके लिए हम क्या मान रहा है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है पूरे जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूँ तो इस पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज इटसेल्फ अपने वजह से, कोई भी चार्ज अपने चार्ज की वजह से खुद के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा सकता है ना, दूसरा चाहिए उसका, है ना। किसी एक लड़के को बिगड़ने के लिए खुद तो नहीं बिगड़ सकता ना, उसके लिए दोस्त चाहिए, बदमाश जैसी। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हमें इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है तो इसके ऊपर जो चार्ज है ये तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, तो रिमेनिंग चार्ज की वजह से फोर्स लगेंगे। तो इसीलिए हम इसको दो, टोटल जो सरफेस है, सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है यहाँ पर जो चार्ज है इस रीजन को, और रिमेनिंग चार्ज की वजह से रिमेनिंग चार्ज जो है उसको एक दूसरे रीजन मान रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने एरिया माना है, इस एरिया मान लीजिए वेरी वेरी स्मॉल, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़े से लार्ज करके रख रह गया। तो स्मॉल एरिया मान लीजिए डेल्टा एस, कितना है, डेल्टा एस, और डेल्टा एस वेरी वेरी स्मॉल। अब ये जो कंडक्टिंग सरफेस है, इस कंडक्टिंग सरफेस के इनसाइड पे एंड जस्ट आउटसाइड पे दो पॉइंट कंसीडर करो। जिस रीजन पे हमने इस डेल्टा एस माना है, ये मान लीजिए कंडक्टिंग सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर एक हमने ऐसे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया है। इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड पे और जस्ट इनसाइड पे हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो आउटसाइड पे पॉइंट मान लीजिए से आर पॉइंट, और जस्ट इनसाइड पॉइंट पे जो है ये मान लीजिए से आपका टी पॉइंट। ठीक है, सो आर पॉइंट क्या है, जहाँ पर हमने डीएस कंसीडर किया है उससे जस्ट आउटसाइड पे, एंड टी पॉइंट कहाँ है, सरफेस के जस्ट बिलो है, दैट इज इनसाइड द कंडक्टर है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। सो अब अगर हम यहाँ पर आर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे तो किस किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो यहाँ पर जो चार्ज है डीएस के ऊपर जो चार्ज है इसके वजह से होगा, और रिमेनिंग सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके वजह से भी होंगे, है ना। यस सर। दोनों की वजह से होंगे। सेम यार टी पॉइंट पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो टी पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी दोनों की वजह से होगा, यहाँ पर जो चार्ज है उसके वजह से, और रिमेनिंग सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके वजह से। सो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, से इसको हम इस तरीके से लिख रहा हूँ कि E1 is the electric field at point P, at point R, due to the charge on the elementary area
ds, ठीक है। सो r पॉइंट पे ds के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे हम क्या लिख रहे हैं, E1, एंड E2 is the electric field. E2 is the electric field at point R due to the charge on the remaining surface. ठीक है। अब हमने इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस करते हैं, बाकी प्रोसेस उसके बाद करेंगे। ठीक है, हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये जो ds है, ds के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे, उस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, किसके वजह से, रिमेनिंग पार्ट्स के वजह से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो खुद के चार्ज के वजह से खुद के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा सकता है, तो रिमेनिंग चार्ज के वजह से फोर्स होंगे। सो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे हमें पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होंगे, बट उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगे, पूरे स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंडक्टर सरफेस का कंट्रीब्यूशन होता है। यस सर। तो अगर पूरे सरफेस का कंट्रीब्यूशन है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस ds के ऊपर जो चार्ज है, सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन E1 हो, एंड रिमेनिंग सरफेस के वजह से जो भी है वो अगर E2 हो, एंड समहाउ अगर हम E2 कैलकुलेट कर पाए, रिमेनिंग चार्ज की वजह से इस R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अगर हम कैलकुलेट कर पाए, एंड R पॉइंट कहाँ पर है, जस्ट आउटसाइड द ds के ऊपर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि जस्ट ds के ऊपर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेनिंग चार्ज की वजह से E2। तो समहाउ अगर हम E2 कैलकुलेट कर पाए, एंड इस ds के ऊपर अगर यहाँ पर लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा हो, तो इस यहाँ पर जो चार्ज होगा सिग्मा इंटू ds। तो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कुछ चार्ज अमाउंट चार्ज रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, फील्ड इंटू q। सो सेम वे यहाँ पर रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 हो, तो सामो अगर हम E2 कैलकुलेट कर पाए, तो इस E2 के साथ सिग्मा इंटू ds मल्टीपल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंटरी एरिया के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो वंस हमें फोर्स मिल जाए, तो वहां से एरिया से डिवाइड कर दोगे, हमें क्या मिल जाएंगे, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही लॉजिक है इसमें, तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, E1 एंड E2। अब देखो R पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने चाहे, तब क्या होंगे, therefore the net electric field सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट at point R क्या होना चाहिए, E1 plus E2, and this will be क्या होना चाहिए, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, Sigma by कंडक्टर के अंदर epsilon अगर naught. लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा हो, तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एन ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ पे, सो एन कैप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये R पॉइंट कहाँ पर था, सरफेस के जस्ट ऊपर था, है ना, जस्ट आउट। सरफेस जस्ट आउटसाइड पे था। T पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस के जस्ट बिलो पे है ना, डेल्टा एस जो हमने माना है उसके जस्ट बिलो पॉइंट पे है। तो अगर हम T पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे, किसके वजह से, अगेन इस ds चार्ज, ds एरिया के ऊपर जो चार्ज है और रिमेनिंग जो चार्ज है उसके वजह से अगर हम कैलकुलेट करने चाहे, तो इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जीरो होना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल चार्ज की वजह से देखें, तब क्या होंगे, इक्वल। देखो अगर इसके वजह से E1 आउटवर्ड था, है ना, ds इसके वजह से अगर यहाँ पे इस E1 का वैल्यू आउटवर्ड था, तो T पे अगर हम कैलकुलेट करने चाहे, तो E1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड हो जाना चाहिए, अपोजिट हो जाना चाहिए कि नहीं, अपोजिट होंगे। लेकिन देखो अगर इस R पॉइंट P पॉइंट ये जस्ट सरफेस के अबव और बिलो हो, और यहाँ पर सरफेस अगर इट इज सरफेस इज वेरी वेरी थिन, सरफेस मतलब इट विल बी जस्ट ए लेयर, है ना, तो अगर लेयर हो, तो इस रिमेनिंग चार्ज के वजह से इस R और T के बीच में कुछ डिफरेंस दिखेगा क्या, रिमेनिंग चार्ज, वो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही कंसीडर करेंगे दोनों को, है ना। तो उस केस में रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा। तो इससे पहले जैसे था वही रहेगा, E2 ही रहेगा, सिर्फ E1 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, T पॉइंट के लिए डाउनवर्ड हो जाना चाहिए।
मतलब इससे पहले जो E1 था उसके ऑपोजिट हो जाना चाहिए। सर हाँ एक बार फिर से बता दीजिए क्या बोले हैं। यस सर, क्लियरली वर्ड दें। हमने यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर किया है, ये पॉइंट अगर यहाँ पर हो तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा, यस सर, यस सर। और अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर यहाँ पर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो डाउनवर्ड होगा। यस सर। यस सर, सो हमने इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हमने E1 मान के रखा था, जब तो हम R पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए तो अपवर्ड डायरेक्शन पे था, है ना। यस सर। तो जब T पॉइंट पे हम कैलकुलेट करने चाहेंगे तो क्या होंगे, डाउनवर्ड हो जाएगी सर को। सर बट कंडक्टर है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे होगी? वो तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है ना, अगर हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि वहां पर जो चार्ज है उसकी वजह से कितना जनरेट होगा। ओके सर। सो इसका वैल्यू क्या होंगे, E1 तो ये माइनस हो जाएगा सिर्फ, और देखो रिमेनिंग चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो रिमेनिंग चार्ज कुछ ऐसी था, है ना, ये था। तो इसके लिए चाहे पॉइंट यहाँ पर हो और चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, कोई डिफरेंस दिखेगा क्या है? नहीं सर। नो सर। देखेंगे। तो इसकी वजह से जो E2 था, E2 सेम डायरेक्शन पे होंगे, चाहे आप R पॉइंट पे कैलकुलेट करें चाहे हम T पॉइंट पे कैलकुलेट करें, इफ दिस R एंड T आर वेरी नियर टू ईच अदर, है ना। सो T पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस T पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E1 माइनस E2। हाँ, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, E1 का वैल्यू जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस E1 हो जाएंगे, E2 रिमेन E2, एंड सिंस दिस पॉइंट T पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड द कंडक्टर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। सो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होगा, तो जिसकी वजह से कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, सो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होंगे, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, कहाँ पे, इनसाइड पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो इस E2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है, यहाँ पर पुट करें, तो जस्ट आउटसाइड पे E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शंस पे, तो जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट जस्ट बिलो द पॉइंट अगर हम देखें E1 और E2 एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे और इक्वल होंगे, तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या हम यहाँ से E1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हमें E2 का वैल्यू मिलेगा, यस सर। E2 का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए। सो देयरफॉर E2 का वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सो इस T पॉइंट पे, R पॉइंट पे, ये जो हमारा R पॉइंट था, इस R पॉइंट पे इस एलिमेंटरी एरिया के अगर छोड़ के जो रिमेनिंग चार्ज है उसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहें, ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है इस चार्ज को छोड़ के रिमेनिंग पोर्शंस पे जो चार्ज है उसके वजह से अगर हम कैलकुलेट करने चाहें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एंड किस डायरेक्शन पे होंगे, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। सो अगर इस डायरेक्शन पे है और यहाँ पर एलिमेंटरी एरिया हमने पहले से कंसिडर करके रखा था ds, पर यहाँ पर लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो इस एलिमेंटरी एरिया के ऊपर चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू ds। सो अब इस एलिमेंटरी एरिया के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, देयरफॉर द फोर्स on the charge सिग्मा इंटू ds, इस एलिमेंटरी एरिया के ऊपर जो चार्ज है सिग्मा इंटू ds, इसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, F का वैल्यू, E2 सिग्मा इंटू ds। हाँ, रिमेनिंग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के वजह से फोर्स लगेंगे, तो रिमेनिंग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां पर चार्ज सिग्मा इंटू ds। सो आप E2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नॉट एन कैप।
ठीक है। तो रेडियल आउटर डायरेक्शन पे फोर्स होगा एंड देखो फोर्स लग रहा है रेडियल आउटर डायरेक्शन पे, तो इसके साथ परपेंडिकुलर एरिया अगर हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेंगे, F डिवाइडेड बाय डेल्टा S। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या देता हमें, प्रेशर। प्रेशर। डेल्टा भी आएगा ना। अच्छा यहाँ पर ds भी आएगा, ds। सो इस ds कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n cap, and this will be the pressure P। सो किसी भी कंडक्टर सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो सरफेस के ऊपर उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होंगे रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शंस में, सरफेस के साथ नॉर्मली आउटवर्ड नॉर्मल होंगे, तो इस प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम लिखने चाहे तो क्या लिखेंगे, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर का जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय सिग्मा 2 बाय इतना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस फॉर्मूला को अगर इन टर्म्स ऑफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखने चाहे प्रेशर को, तब क्या लिखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, सो P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में लिखने चाहे तब क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, सो ये होंगे क्या आपका इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूछा जाए, और अगर इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी में पूछा जाए तब क्या लिखोगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड प्रेशर हमेशा क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ चार्ज हमेशा रिपल्स करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड ही होंगे, तो प्रेशर भी क्या होंगे, आउटवर्ड ही होंगे। ठीक है, सर स्लाइड बैक कर दीजिए। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम जो रिमेनिंग टाइम है इस टाइम पे यहाँ पर जो असाइनमेंट पे क्वेश्चन है, सर इन सारे इस प्रॉपर्टीज बेसिस पे ही होगा, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ बोलो सर यहाँ माइनस E1 वेक्टर क्यों लिया, क्या, माइनस में क्यों लिया सर E1 वेक्टर यहाँ पे लास्ट सेकंड लाइन में। -1 हमने किस लिए लिया, देखो कि अगर आप, ये आपका सरफेस हो है ना, ये सरफेस हो, इस सरफेस के अबाव पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे लिख रहे हो और यहाँ पर मान लो से पॉजिटिव चार्ज है, तो बिलो पे क्या होंगे, डाउनवर्ड नहीं तो होंगे। सर ये वेक्टर एडिशन है सर, तो फिर इसमें माइनस का जरूरत क्या होगा। अरे आप इस सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो ना, हम अगर इससे आप डायरेक्शन पे लिख रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिखोगे आप, माइनस। माइनस से लिखोगे ना। एंड रिमेनिंग चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो दूर से अगर हम देखें ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होंगे, तो रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन पे होंगे, इससे पहले जो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन पे। सो जब हम कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पर लोकल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे, और रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगा, तो जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर हम जस्ट आउटसाइड पे देखें तो वो दोनों सेम डायरेक्शन पे हो जाता है, तो जिसके वजह से वो ऐड होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना चाहिए, इसीलिए लिख लिया गया E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब आउटसाइड पे दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होंगे, E1 और E2 का वैल्यू, और सेम डायरेक्शंस पे, तो जिसकी वजह से हमने वहाँ पर पुट कर दिया कि 2E0 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इस असाइनमेंट ओपन करो और इसके सारे क्वेश्चंस देखो क्या बोला गया है। सर हाँ सर जहाँ पर कर्वेचर ज्यादा होता है वहाँ पर चार्जेस ज्यादा है, तो वहाँ पर तो प्रेशर भी हाई होगा, तो फिर चार्ज को वहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडक्टर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो हमेशा इक्वी प्रेशर नहीं होना चाहिए, इक्वी प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंडक्टर ये तो नहीं है कि इक्वी प्रेशर फॉर्मफुल सरफेस बनाता है, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए जहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है, मतलब सेंटर से अगर डिस्टेंस वहाँ पर ज्यादा हो, तो वहाँ पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर देंगे। इनफैक्ट आप इसको दूसरे भी समझ सकते हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ऐसे दो सरफेस बना दूँ,
ऐसे चार्ज हो, ठीक है। तो बता एक स्फीयर को अगर हम एक पोर्शन को बाहर की तरफ खींचे, दूसरे पोर्शन को अंदर की तरफ पुश कर दें, ठीक है, तो इस केस में बताओ यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज्यादा है? राइट ए पॉइंट को हम मान लेते हैं, इससे बी पॉइंट मान लो, किस पॉइंट का Left डिस्टेंस ज्यादा है? एक का ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो यहाँ पे जब हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे तो हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर और यहाँ पर अगर लेके आए तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होंगे, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। बट कंडक्टर क्या करेंगे, हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है ना। सो कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने चाहेंगे तो क्या करेंगे वो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को क्या करना चाहेंगे, वो रिड्यूस करने चाहेंगे, और यहाँ पर पोटेंशियल को इंक्रीज करने चाहेंगे। अब वो अपना शेप तो चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे बेटा तू चार्ज जो है तू फ्री है, तुझे मैं पुश करके वहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी तब क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, कम होगा, है ना। तो प्रेशर भी चेंज होगा ना हर पॉइंट, ए और बी पे प्रेशर भी अलग अलग होगा फिर। हाँ प्रेशर अलग अलग होंगे, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कोई प्रेशर के ऊपर प्रेशर इक्वी प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंडक्टर के अंदर, है ना। ओके सर बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है ना, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसके वजह से होगा। और अदरवाइज सिंपली आपको जो ये बताया जा रहा है कि सेंटर से डिस्टेंस, उससे आप कंपेयर करके देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखो क्या बोला गया है। चैप्टर नंबर है ये 5, असाइनमेंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर थोड़ा बता दीजिए। यार आप लोग सबके अलग अलग है क्या है? असाइनमेंट नंबर 5 आप मिलने ढूंढ नहीं सकते क्या? 49 पेज नंबर बताओ। ये भी आप लोगों भी नेट जैसी बच्चे बिहेव करने लगे हो। 49 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला गया यहाँ पे। एक सॉलिड कंडक्टिंग a solid spherical conductor includes 3 cavities, इसमें 3 cavities है, and cross sections of which are shown in the figure। तो इस फिगर पे देखा गया है the net charge plus q reside on the outer surface of a conductor and the cavities a b c contains a charge plus and minus q respectively। तो हमें यहाँ पर ए बी सी जो 3 कैविटी है, कैविटी सरफेस में ऊपर नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटीज क्या होंगे हमें बताना है। तो ये मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अब स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर यहाँ पर 3 कैविटी बना दिया गया है। एक ए वाला कैविटी है, एक ए वाला कैविटी है, और एक ए कैविटी। इनका नाम दिया गया है, ये है ए कैविटी, ये कैविटी बी और एक कैविटी सी। सो बाकी सारे रिमेनिंग पोर्शन जो है सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस में कुछ चार्ज राइज पे है, और इस टोटल चार्ज का वैल्यू हमें क्या गिवन है, प्लस क्यू गिवन है, प्लस क्यू। एंड कैविटी ए पे जो है यहाँ पर सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है प्लस क्यू चार्ज। कैविटी बी पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज फ्री है। एंड कैविटी सी जो है यहाँ पर कितना चार्ज रखा गया, माइनस क्यू। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कैविटी, सर आवाज चल रही है सर बहुत नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही है सर। जो 3 कैविटी है, अब सुनाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर।
सो आप बताओ यहाँ पे ये जो कैविटी सरफेसेस है तो इस सरफेसेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है कैविटी के अंदर तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। माइनस क्यू। माइनस सो ए पे कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए माइनस माइनस क्यू, और सी पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया कैविटी के अंदर तो सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए प्लस क्यू। प्लस क्यू। सो सी पे चार्ज होंगे प्लस क्यू और बी पे कोई भी चार्ज नहीं था तो क्या होंगे जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब यहाँ पर इंड्यूस चार्ज का भी वैल्यू क्या होगा जीरो ही होगा। Zero. इंड्यूस चार्ज होंगे जीरो। बट यहाँ पर और एक क्वेश्चन गिवन है, देखो अगर हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर माइनस क्यू, तो इसके वजह से आउटर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए था प्लस क्यू। प्लस क्यू। यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू तो यहाँ पर प्लस क्यू, तो इसके वजह से माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए था। बी पे कोई पर भी चार्ज नहीं है, सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए था, तो आउटर सरफेस में चार्ज होना ही नहीं चाहिए था। यस सर। है ना। तो यहाँ पे आउटर सरफेस में बताया गया टोटल चार्ज कितना प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके वजह से कैविटी के अंदर कोई चेंजेस आना चाहिए क्या। नो सर। तो देखो ये हम एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकता हूँ कि टोटल चार्ज अपीयर्ड हुए, तो हम ये भी तो कर सकता था कि इस कंडक्टर को पहले से ही कुछ हमने एक्सटर्नल चार्ज दे रखा हो, प्लस क्यू चार्ज दे रखा हो, और वो चार्ज कहाँ पर अपीयर्ड होंगे आउटर सरफेस में, और उसके बाद अगर हम इस कैविटी के अंदर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर जीरो चार्ज रखे तब भी देखो कैविटी का आउटर सरफेस में कितना चार्ज होंगे प्लस क्यू चार्ज होंगे, है ना। सो इस कैविटी के साइड के अंदर जो चार्ज होंगे वो एक्सटर्नल इस आउटर सरफेस में कितने चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रखा है, बस इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं से 100 क्यू चार्ज भी दे दूं तब भी यहाँ पर जो इस कैविटी के अंदर पे जो चार्ज है ये चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज हमने इंड्यूस किया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू होंगे, यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं रहे तो यहाँ पर जीरो होंगे, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रहे तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होंगे। तो ये होंगे आपका करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये होंगे आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोला गया है। एंड elliptical cavity is carved within a perfect conductor and positive charge q is placed at the center of the cavity and point A and B are on the cavity surface as shown in the figure. Okay. So यहाँ पर एक परफेक्ट कंडक्टर है और इस परफेक्ट कंडक्टर के अंदर यहाँ पर इस तरीके से कैविटी बना दिया गया है, ठीक है। ये कैविटी है, इलेक्ट्रिकल कैविटी है। सो इस कैविटी के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया क्यू। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को माना दिया गया कैविटी सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट को माना गया ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को माना गया बी पॉइंट, एंड रिमेनिंग पोर्शन जो है परफेक्ट कंडक्टिंग मीडियम का है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसमें ऑप्शन चूज करना पड़ेंगे ए, बी, सी एंड डी, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए पे देखो क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द बी। सो ये बोलने चाह रहा है कि कैविटी के अंदर अगर हम इस ए पॉइंट के नियर बाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और बी पॉइंट के नियर बाई पॉइंट कैविटी के अंदर अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या सेम होंगे? सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया, तो इस इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करना चाहिए, E इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब सिंस RA मतलब मैं सेंटर से इस डिस्टेंस को मान रहा हूँ RA नॉट इक्वल्स टू RB, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू EA क्या होना चाहिए था, मतलब ए पॉइंट के नियर बाई पॉइंट कैविटी के अंदर नियर बाई पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो
और बी पॉइंट के नियर बाई पॉइंट पे अगर बी हो तो ये दोनों क्या होना चाहिए था, अनइक्वल होना चाहिए था, बट क्वेश्चंस में क्या गिवन है, दे आर इक्वल। सो ऑप्शन से क्या होना चाहिए, रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन ए होगा हमारा रॉन्ग। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि चार्ज डेंसिटी एट ए इज इक्वल्स टू एट बी। नो सर। कंडक्टिंग सरफेस के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा, बोल रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होंगे सेम नहीं है। सेम नहीं होंगे। किस पॉइंट पे नहीं। ज्यादा होंगे, यहाँ पे ए ये पॉइंट पे ज्यादा होंगे, बी पॉइंट पे कम होना चाहिए। और यहाँ पे चार्ज का नेचर क्या होंगे, अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। सो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होंगे यहाँ पे। सो ऑप्शन बी में क्या बोला गया कि ये दोनों पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और सिग्मा बी, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे हम, सिग्मा ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सिग्मा बी होना चाहिए, बट क्वेश्चन पे दोनों सेम बताया गया है। सो ऑप्शन बी भी क्या होना चाहिए, रॉन्ग। अब ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखो क्या बोला गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू एट पोटेंशियल एट बी, क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल तो नहीं। इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए कि नहीं, सर इक्वल यस सर, होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल Equipotent सरफेस है ना। होना चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या होंगे, इस चार्ज से डिस्टेंस कम है ना, ये सर कम है। तो इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होंगे, इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये सर ज्यादा होगा। बट यहाँ पर लोकल चार्ज है, लोकल चार्ज नेगेटिव है यस सर। और उसका डेंसिटी ज्यादा है, हम्म। तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होंगे नेगेटिव होगा नहीं। और वो भी ज्यादा ही होंगे कंपेयर टू इस पॉइंट। यस सर। तो क्या होंगे, एक दूसरे को मतलब ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, क्योंकि कंडक्ट इक्विपोटेंशियल हम करेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो इस केस में क्या होंगे, वी ए इक्वल्स टू क्या होंगे, वी वी पे होंगे। अब ऑप्शंस डी में क्या बोला गया है, फिर कंडक्टर के अंदर किसी प्लेस का पोटेंशियल सेम होगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, किसी रीजन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो क्या होंगे, Yes. पोटेंशियल सेम ही होंगे हर पॉइंट पे। सो अब देखो ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज q by epsilon नॉट। सर जीरो होगा सर। जीरो जीरो अगर होगा। देखो यहाँ से फ्लक्स पास होता तो फिर कंडक्टर के अंदर से ही पास होता ना वो, यस सर। बट कंडक्टर के अंदर तो फ्लक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यस सर। ये चार्ज यहीं पर ही आके क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं पर ही आके इंड हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, तो जिसके वजह से यहाँ पे सरफेस से पास नहीं होंगे, यहीं पर ही आके खत्म हो जाएंगे। तो कैविटी के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, जीरो। ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेंगे, सी। जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बनाओ। सर सी होगा। हाँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या गिवन है यहाँ पे, मेटेलिक सेल हैज ए पॉइंटर्स क्यू केप्ट इनसाइड अ कैविटी, इनसाइड इट्स अ कैविटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑल कैविटी जो है, कैविटी स्फेरिकल कैविटी है और कंडक्टर भी जो है वो भी स्फेरिकली है। सो मैं यहाँ पे तीनों फिगर ड्रॉ करता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। सो यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर था और उसके अंदर हमने एक कैविटी बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज रखा है, इनसाइड पे चार्ज रखा है, बस चार्ज का पोजीशन देखो क्या पर है, कैविटी के सेंटर पे नहीं है, सेंटर से शिफ्ट कर दिया गया है। सो ये अगर सेंटर हो, ये अगर कैविटी का सेंटर हो तो कैविटी सेंटर पे चार्ज नहीं रखा गया, सेंटर से शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर है चार्ज, इस केस में यहाँ पर है मान लीजिए।
जो यहाँ पर है, ठीक है। सो आप बताओ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होना चाहिए? पहले ये बताओ, ये रीजन अगर कंडक्टिंग मीडियम में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे? 0। तो फील्ड लाइन का वैल्यू क्या होगा? 0 होना चाहिए। 0 फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना? यस सर। तो अगर फील्ड लाइन एग्जिस्ट ना करे तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी जो है वो क्या होना चाहिए? रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन ए और डी पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनाई गया यहाँ पे। ऐसे बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रीजन है, ये जो कंडक्टिंग मीडियम से फिल अप है, इस रीजन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। बट यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे इस फिगर अकॉर्डिंग? नॉन जीरो। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या होना चाहिए हमारा? रॉन्ग। सेम रीजन यहाँ पर भी ऑप्शन डी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो रीजन है कंडक्टिंग मीडियम जिस रीजन है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए? रॉन्ग, ठीक है। तो अब बाकी रहेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन बी में अगर आप देखो, यहाँ पर जो इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे सेम होगा? नो सर, सेम नहीं होंगे। इस साइड पे ज्यादा होंगे, इस साइड पे ज्यादा होगा। यस सर। तो इस साइड पे अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था। यस सर। तो ऐसी फील्ड लाइन होना चाहिए। और उसके बाद क्या, ये कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर चाहे चार्ज अगर प्लस क्यू रखा गया है तो यहाँ पर माइनस क्यू होंगे, और इसके वजह से यहाँ पर प्लस क्यू होंगे। और यहाँ पर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेप का है तो आउटर सरफेस में चार्ज कैसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो आउटर सरफेस में अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? यूनिफॉर्म ही होगा। यहाँ पर भी हर पॉइंट पे सिग्मा अगर सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। बट ये किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन सी। सी में गिवन है, ठीक है। तो इसे हम सी बना लेते हैं, ये ऑप्शन सी पे गिवन है। एंड ऑप्शन बी में जो आपको गिवन है, ऑप्शन बी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देखोगे किस तरीके से गिवन है। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अंदर भी यूनिफॉर्म है। हाँ, यूनिफॉर्म बना दिया गया है ना, ऐसे बना दिया गया है, यूनिफॉर्म बना दिया गया है। और आउटसाइड पे भी यूनिफॉर्म है। तो क्या ऐसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। हाँ, तो ऑप्शन बी भी क्या होना चाहिए? रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा डाउट है सर। बोलो सर, उसमें जो बी कैविटी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस क्यू जो आउटर सरफेस ऑफ बी है वहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करे? क्यों करें सर, क्योंकि वो जो पूरा कैविटी का आउटर सरफेस पे प्लस क्यू कर रहा है तो फिर बी का जो इनर सरफेस है उसको आउटर सरफेस नहीं मान सकते क्या? अभी आपको जो बताया गया है यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे क्यू के जगह इस कंडक्टर को मैं पहले से अगर से 100 क्यू चार्ज दे दो, तब क्या बी के अंदर 100 क्यू चार्ज आ जाना चाहिए? नहीं सर, नहीं आएगा ना। सो बी के यहाँ पर चार्ज कितना इंड्यूस होंगे, किस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा? कैविटी के अंदर हम कितना चार्ज रख रहा है। अगर कैविटी के अंदर हमने कुछ भी चार्ज नहीं रखा है तो यहाँ पर कोई कुछ, चाहे आप आउटर सरफेस में कितना भी चार्ज दे दो, इस सरफेस में हमेशा चार्ज क्या होंगे? कैविटी सरफेस में चार्ज 0 ही रहेंगे। 0 ही रहेगा। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 concentric metallic sphere of spherical shell of radii r 2r and 3r and given charge q1 q2 q3 respectively, and found that the surface charge density on the surface of the shell are equal, then the ratio of the charge given to the shell क्या होना चाहिए?
अच्छा 3 concentric metallic cell गिवन है हमें, ठीक है, जिसका रेडियस हमें गिवन है r, 2r, 3r। अच्छा एक ही सरफेस गिवन है तो ऐसे सेल को हम क्या मानेंगे, थिक और थिन? किसी सेल का, स्फेरिकल सेल का अगर सिर्फ एक ही रेडियस गिवन रहा है, स्फेरिकल सेल दो टाइप का हो सकता है, एक होता है थिन जैसे और एक होता है ठीक है ना, थिक और थिन। सो यहाँ पर जैसे एक मैंने स्फेरिकल कैविटी मतलब एक स्फेरिकल सेल बनाया यहाँ पे, यहाँ पे इस साइड पे भी क्या है मान लीजिए एयर, आउटसाइड पे भी एयर है, तो इस केस में ये जो लेंथ है ये थिकनेस है, तो ये थिकनेस क्या, दिस थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, थिन। और एक हो सकता है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस रीजन पे मेटल जो भी मटेरियल है ना, और यहाँ पर है एयर और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है, यहाँ पर भी एयर है। तो इस केस में देखो ये जो थिकनेस है ये आपको ऑब्जर्व भी हो रहा है ना कि कुछ रेडियस डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होंगे। तो अगर थिन स्फेरिकल सेल हो इसके एक ही रेडियस होंगे है ना थिन का, लेकिन थिक होंगे तो थिक का देखोगे दो रेडियस हमें गिवन दो होता है, रेडियस। एक R दूसरा होंगे R2, R1 R2 ऐसे गिवन है। सो यहाँ इस क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है, 3 concentric spherical सेल गिवन है और स्फेरिकल सेल का सिर्फ एक ही रेडियस गिवन है R, 2R, 3R। इसका मतलब ये सेल क्या होना चाहिए, एक। और देखो इसके मीडियम के बारे में क्या बोला गया है कि सेल किस मीडियम से बने हुए हैं, मेटल से, मेटालिक स्फेरिकल। मेटालिक मतलब इट्स अ कंडक्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, पहले ये देखो, ये मान लीजिए एक सेल, ये दूसरा और ये तीसरा सेल ऐसे। सो अब बताओ, अब अगर हम सबसे पहले इनर से स्टार्ट करते हैं, इसमें चार्ज गिवन है Q1, Q2, Q3। सो इस वाला का रेडियस हमें गिवन है R, इसका रेडियस गिवन है 2R, इसका रेडियस गिवन है हमें 3R, ठीक है, R, 2R, 3R। अब हमें यहाँ पर चार्ज देंगे Q1, तो यहाँ पर Q1 अगर हम चार्ज दे तो इस चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होगा क्योंकि स्फेरिकल शेप है, रेगुलर शेप का है। ठीक है, ये हो गया। सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एयर ही होगा ना, एयर। तो एयर है तो जिसके इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यस सर। यस सर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की इनर सरफेस में कुछ चार्ज इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं। यस सर। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। यहाँ पर अगर हम Q1 चार्ज रखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस में इंड्यूस हुए तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर इंड्यूस होना चाहिए, आउटर सरफेस में इसका। तो यहाँ पर चार्ज था Q1 तो Q1 होंगे और इसके वजह से यहाँ पर होंगे प्लस Q1। आप देखो सेकेंड स्पेयर में एक्सटर्नल चार्ज भी कितना दिया गया था, Q2। तो Q2 भी क्या होंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना। यस। Q2 भी यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सेकेंड सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया आउटर सरफेस में, Q2 plus Q1। Q2 plus Q। Q1 प्लस Q2 दो Yes, चार्ज sir. हो गया। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच में ये रीजन, ये भी एयर ही है ना, ये से लेके 2R से लेके 3R तक ये जो मीडियम है क्या एयर है यहाँ पर। तो ये अगर एयर है तो इस रीजन पे अगर आप इनक्लोज चार्ज देखोगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना, इसके अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज देखो क्या होंगे, प्लस Q1 माइनस Q1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे। यस सर। तो अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो तो ये जो आउटर स्फीयर है इसके इनर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, माइनस क्यू। माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 Q1 Q2 ये होंगे। तो इसके वजह से आउटर सरफेस में चार्ज कितना होना चाहिए, Q1 plus Q2 Q3 माइनस Q2 माइनस Q1। इन दोनों का सम ऑपोजिट पोलरिटी हो जाएंगे है ना, Q1 प्लस Q2। एंड ऑल्सो एक्सटर्नल एजेंट आउट इस कंडक्टिंग स्फीयर में भी कुछ चार्ज दिया था, वो कितना था Q3। सो आउटर सरफेस में टोटल चार्ज कितना होंगे
Q1 प्लस Q1 Q2 plus प्लस Q2 Q3, plus Q3. ठीक है। और सेकंड स्फीयर का आउटर सरफेस में टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 plus Q2. 1 प्लस Q2, और इस सरफेस के ऊपर Q1. Q1, ठीक है। सो आप बताओ, अगर आपको ये पूछा जाए यहाँ पे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल हो सबका, है ना, यही गिवन है ना कि सबके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो आप Q1 और Q2 Q3 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन से अकॉर्डिंग सबके सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, तो आउटर सरफेस अगर हम कंसीडर करें तो इसमें कितना है? Q1, और इसका रेडियस कितना है? 4 pi epsilon naught. 4 pi r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सेकेंड स्फीयर में, सेकेंड स्फीयर पे Q1 प्लस Q2, इसका रेडियस कितना है? 2r है, 2r. 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई, सबसे आउटर वाला रेडियस था 3r स्क्वायर, 3r। ये तीनों इक्वल है। अब आप क्या करोगे यहाँ से कि इन दोनों का अगर इक्वल करो, Q1 और Q2 का अगर तीनों इक्वल है तो अगर इसके साथ इसको इक्वल करो, देखो क्या मिलेगा आपको? Q1 और Q2 का कुछ रेशियो मिलेगा। Yes sir. इसके साथ इससे इक्वल करो, इसके साथ इससे इक्वल करके देखो क्या क्या मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको देखोगे इसके साथ इससे इक्वल करोगे तो Q1 और Q2 का रेशियो मिल जाएगा। इसके साथ इससे इक्वल करोगे तो यहाँ पर Q1 Q2 हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, तो एक रेशियो मिल जाएगा। और इसके साथ इससे करोगे तो 3 रेशियो मिलेंगे। सो इन तीनों से आपको क्या फाइंड आउट करना है? Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले इसके साथ इससे इक्वल करो, इसके साथ इससे इक्वल करो, और इसके साथ इससे इक्वल करोगे तो 3 रेशियो मिलेंगे। उन तीनों रेशियो से Q1 Q2 Q3 सबके जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर को इक्वल करो। इसके लिए न्यूमेटर से क्या मल्टीपल करना है वो देख लो, और उसके बाद सबके डिनोमीटर कैंसिल आउट कर दोगे तो न्यूमेटर का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। सर ये थर्ड सरफेस पे कैसे चार्ज आया, थोड़ा ये बता दो। क्या? थर्ड सरफेस पे सर कैसे चार्ज आया? देखो सबसे पहले यहाँ पर Q1 चार्ज था, यहाँ पर Q2 चार्ज था, यहाँ पर Q3 चार्ज था। अब अगर यहाँ पर हमने चार्ज दिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगा। तो अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो तो इसके वजह से क्या होंगे, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो इसके वजह से इनर सरफेस में होंगे -Q, और इसका आउटर सरफेस में होंगे +Q1। और इससे पहले हमने सेकेंड सरफेस को टोटल कितने चार्ज दे रखा था? Q2 चार्ज दे रखा था ऑलरेडी, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 + Q2। तो अगर इस स्फीयर के आउटसाइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे किस किस चार्ज की वजह से होंगे? Q1 और Q2 के वजह से होंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखो, अभी तो गाउस लॉ आपको पता है Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर होगा। सो हमने देखा था कि अगर ये वाला जो पार्ट है, चार्ज है, ये चार्ज कैसे बिहेव करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है ना, वहाँ पर चार्ज है, तो उसके वजह से इस यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इंड्यूस होंगे, तो -Q1 + -Q2। तो अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसके वजह से +Q1 + Q2 यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा। और एक्सटर्नल एजेंट पहले से आउटर सरफेस में Q3 चार्ज दे रखा था, तो टोटल चार्ज कितना होंगे आउटर सरफेस में? Q2 + Q3। हाँ, तो सर जब हमने कैविटी देखी थी तो उसमें बीच में एयर होती थी, उसके बाद मेटल होता था। तो सर इसमें तो बीच में भी एयर है, तो सर इंड्यूस क्यों? यहाँ पर देखो चार्ज तो यहाँ पर रखा गया था ना। यस सर। तो उसके बाद यहाँ पर एक कंडक्टर था, ये रीजन। यस सर। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पर चार्ज है, ये एयर है। यस सर। और ये कंडक्टर है। सर तो बीच में तो एयर हो गई, तो सर अरे ये भी तो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर क्या है, एयर ही है ना। यस सर। इसके बाद यहाँ पर क्या कंडक्टर है। यस सर। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर चार्ज है, उसके बाद ये एयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर चार्ज रखा है तो इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज को अट्रैक्ट किया था। यस सर। सेम वही यहाँ पर चार्ज रखा गया है, तो ये फ्री स्पेस है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग सेल है ना। यस सर। तो इस कंडक्टिंग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, इनर सरफेस में लेके आ जाएंगे,
और पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करके आउटर सरफेस में लेकर जाएंगे। यस अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। सर लास्ट वाला एक्सप्रेशन था सर, वो एक बार बता दीजिए कैसा है। कौन सा लास्ट वाला एक्सप्रेशन? सर यही जो Q1 by 4 pi R स्क्वायर अरे यार क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपको बताओ, क्या कंडीशन गिवन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सबके सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है। इक्वल है ना, तो सबके अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q1 plus Q2 अरे इनर सरफेस का, ये Q1 वाला सेल का Q1 Q1 है। Q1 इसका रेडियस Q1 कितना है? R R है, तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होंगे? 2.4 pi r square 2.4 pi जो ये वाला जो स्फीयर है इसका आउटर सरफेस में टोटल चार्ज कितना है सेकंड स्फीयर का? Q1 plus Q2 और इसका रेडियस कितना गिवन है? 2R तो इसका एरिया क्या होंगे? 4 pi 2R होल स्क्वायर। हाँ, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है तो सिग्मा ही होगा ना। यस सर और थर्ड वाला पे टोटल चार्ज कितना है? Q1 Q2 Q3 है। इसका रेडियस आपको 3R गिवन है, तो एरिया क्या होंगे? 4 pi 3R स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, देखो क्या बोला गया यहाँ पे। A solid metallic sphere with a spherical cavity as shown in the figure has total charge plus Q, and उसके वजह से हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि वो is the center of the sphere and P and R 2 point equidistant from it. If EP and ER represent the magnitude of electric field at point P and R respectively, then which of the following statement is correct? So यहाँ पर क्या गिवन है? एक स्फीयर, एक ऐसी कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दिया गया है, ठीक है। जो ये कैविटी है, अब हमें क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए एक लाइन है जहाँ पर ये स्फीयर का सेंटर है वो, ठीक है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है R, ठीक है। सो इस सेंटर से ये डिस्टेंस और इस सेंटर से P डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सेम है। सो आप अगर इस कंडक्टर को हमसे Q चार्ज दे, यहाँ पे Q चार्ज दे, तो ये चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे? इस कंडक्टर को अगर हम Q चार्ज देंगे तो आउटर सरफेस में यहाँ पर आ जाएंगे। और स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होंगे। सो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, अब बताओ, तो इस चार्ज की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, और कंडीशंस क्या गिवन है कि सेंटर से ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस पे उतना ही है, तो इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? Q डिवाइडेड बाय, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप गाउस लॉ यूज कर सकते हो, तो क्या होंगे? 4 pi एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डिस्टेंस जितना है, यहाँ से डिस्टेंस पे अगर उतना ही हो स्फीयर का सेंटर से, तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू R का वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो EP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ER, ठीक है। EP इक्वल्स टू ER होना चाहिए। सेम है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखो क्या वो गिवन है। अच्छा, एक क्लास कब तक था? फर्स्ट क्लास 6 बजे तक? 1:30 6:30 तक। नहीं सर 6 बजे तक 6 बजे तक था सर। 6 बजे तक। तो यहाँ तक अभी आप चाय वगैरह पी लो, जिसको जो पीना है, उसके बाद हम 6:30 से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज कंडक्टर के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, इमेज मेथड भी इसी चैप्टर के अंदर ही आता है, बट वो जैम के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम इसे बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी जैम के सिलेबस पहले हम कंप्लीट करेंगे इस पर। तो कंडक्टर रिलेटेड जो जैम के सिलेबस में हमसे वही क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड देन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाए तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फेनोमेना नहीं होता है, क्रिएट होता है,
तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे यहाँ पर हम कंडक्टिंग मीडियम पढ़ रहे हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ेंगे। सर यहाँ पे कैविटी की वजह से कोई अंतर क्यों नहीं आया सर पी पॉइंट पे? कैविटी की वजह से क्यों अंतर आएंगे बताओ? चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पे। सरफेस के ऊपर है, Yes. तो कैविटी का कोई इफेक्ट आएगा क्या? यस ठीक नहीं है। आना चाहिए। सर नेक्स्ट क्लास दूसरा लिंक पे होगा कि यही वाला? नहीं, दूसरे लिंक पे होंगे। ओके सर।